नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को। इससे पहले भी हमने और सीरीज़ कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको प्रयोगशाला परिचारक, सहायक शिक्षक भर्ती और व्यापम से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप ये सीरीज़ जो है वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड समूह के तत्वों को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है? तो आवर्त सारणी में एक्टिनाइड और लेंथेनाइड को एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। एफ ब्लॉक में जहां पर ऊपर वाले 58 से 71 जो है वो लेंथेनाइड और 90 से 103 जो है वो एक्टिनॉइड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज में जो है वो बांटा गया है, जहाँ पर एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, 39 से 48 तक, 57 से 80 तक और 89 से यहाँ पर 112 तक की सीरीज को यहाँ पर रखा गया है, जिसको डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। इसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें वर्ग के अंतर्गत कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव की श्रेणी में आता है? तो 18वें वर्ग के अंतर्गत जो है रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत आता है। रेडियो एक्टिव तत्व जहाँ पर जो है वो परमाणु से जो है वो स्वतः ही किरणें निकलती रहती है, जिसको रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। जहां पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18वें वर्ग में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, चेन और रेडॉन आता है, और रेडॉन जो कि रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता में यहाँ पर कोई भी तत्व सहसंयोजक बंध से जो जुड़े होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी या क्षमता को हम क्या बोलते हैं? उसका विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। जब हम यहाँ पे बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो यहाँ पर घटता है। जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होते जाएगा? घटते जाएगा, और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व क्षार धातु तथा हैलोजन समूह दोनों के अंतर्गत शामिल है? तो क्षार धातु व हैलोजन समूह के अंतर्गत शामिल है वो तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। वो क्षार धातु में भी आता है और हैलोजन समूह में भी आता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ऐसे बाएं से दाएं जाने हैं, तो यहाँ पर परमाणु के आकार जो है वो कमी होते जाती है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार जो है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो क्या होते जाएगा? परमाणु में बाह्यतम कोश की संख्या बढ़ते जाएगी, और जिसके कारण इसका आकार भी बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता में क्या होता है? तो परमाणुओं की संयोजकता जो है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर समान होता है। यहाँ पर जैसे हम पहले वर्ग की बात करेंगे जहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बाह्यतम कोश में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण वहाँ पर उसकी संयोजकता जो है सब में एक एक होगी। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो संयोजकता जो है वो समान रहेगी, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की संयोजकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसी तत्व की संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित की जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को रखते जाएंगे तो वहाँ पर जो है उसकी संयोजकता निर्धारित होती है कि वो जो है कितने इलेक्ट्रॉन या फिर कितने और इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है, अपने बाह्यतम कक्षा को जो है स्थायी कर सकता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्या का मान कितना है? तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या का मान है 10⁻⁻12 मीटर।
नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो आयनन विभव में कमी आती है। यहाँ पर आयनन विभव या फिर इसको आयनन ऊर्जा बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो कोई भी गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा और आकार बढ़ने के कारण जो है नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में दूरी बढ़ते जाएगी और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जाएगा। तो जब ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आयनन विभव जो है वो कम होते जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक सिद्धांत किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो अष्टक सिद्धांत जो है वो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आवर्त सारणी को जब वर्गीकृत किया गया था तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना वर्गीकरण दिया था, जिसमें एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड्स। तो इन्होंने अष्टक नियम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या किया था, यहाँ पर आवर्त सारणी को वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, जहाँ पर इसने बताया कि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सा रे गा मा पा धा नी और उसके बाद फिर रिपीट होता है सा, तो उसी प्रकार से परमाणु होते हैं जो कि क्या करते हैं, हर एक 8वें परमाणु जो है वो पहले परमाणु के जैसा अपना प्रॉपर्टी या गुण जो है वो सेम शो करता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाद इसका 8वां परमाणु जो है वो फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के जैसा फ्लोरीन, उसके बाद आएगा क्लोरीन। तो ये जो है वो एक दूसरे के जैसे समानता प्रदर्शित करेंगे, एक दूसरे के जैसे जो है वो गुण प्रदर्शित करेंगे, ऐसा जो है वो न्यूलैंड्स ने बताया था। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ते जाती है और नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ते जाएगी तो वहाँ पर परमाणु त्रिज्या भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो कोई भी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होती है। उसी प्रकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता गुण में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी होती है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की आयनन विभव किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, जिसको आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है, उसमें वृद्धि होती है। क्या होता है, तो यहाँ पर आकार में कमी आते जाती है और आकार में कमी आते जाती है तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी कम होते जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकालना जो है वो मुश्किल होते जाता है। और आयनन विभव मतलब क्या होता है, तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है उसको आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते जाएंगे आकार घटते जाएगा और आयनन विभव जो है वो बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? तो यहाँ पर जो है वो संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य दोनों जो है वो समान होता है। संयोजकता तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो है वो समान होते हैं। नेक्स्ट है, जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान रासायनिक गुण वाले तत्व 3 के समूह प्राप्त होते हैं। यह नियम किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो नियम था वो जो है वो डॉबेराइनर के द्वारा दिया गया था। डॉबेराइनर ने भी क्या किया था, तो तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी, तत्वों को वर्गीकृत किया था। तो उनको जो है वो उनके परमाणु भार के अनुसार, उनको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उनको वर्गीकृत किया था। तो इन्होंने बताया कि 3-3 तत्वों का समूह होता है। कैसे? तो 3-3 तत्वों को कैसे बांटते हैं, तो इनको जो है वो पहले तत्व और तीसरे तत्व का क्या किया जाता है, योग करके उनका औसत निकालते हैं। तो उनका जो औसत आता है वो वैल्यू जो है वो दूसरे वाले तत्व के
परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, इनके योग का औसत निकालकर मध्य वाले तत्व का क्या किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है और वही जो है वो इनका तिर्यक बनाता है, जिसको डॉबे-राइनर ने दिया था। डॉबे-राइनर त्रिक नियम या फिर डॉबे-राइनर ट्राइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य लाभ क्या था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य लाभ था नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में बताया था कि यहाँ पर जो है कुछ नए तत्व आ सकते हैं, मतलब जो तत्व की खोज नहीं हुई थी उनके बारे में पहले से प्रेडिक्शन कर दिया था। जैसे इन्होंने अपने जब आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था तब यहाँ पे कुछ तत्व के लिए बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे और बताया था कि इन फ्यूचर जो है वो इस टाइप के तत्व जो है वो ढूंढा जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ के बताया था कि आगे जो है वो इनकी खोज होते जाएगी और बताया जाएगा कि इसी के जैसा एल्यूमिनियम के जैसे गुण वाले जो तत्व हैं वो यहाँ पर आएंगे करके। तो नए तत्व की खोज में हेल्प हुआ था। नेक्स्ट है प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व कौन सा है। तो प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व जो है वो यूरेनियम है। यूरेनियम जो है प्राकृतिक तत्व है जो कि अंतिम तत्व है। उसके बाद जो है वो परा यूरेनियम आते हैं। तो यहाँ पर परा यूरेनियम तत्व कौन से हैं। तो परा यूरेनियम तत्व जो है यूरेनियम के परमाणु क्रमांक 92 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व, यह तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते बल्कि विभिन्न कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व जो है लैंथेनाइड व एक्टिनॉइड है। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड जो कि F ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जिसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अधातु तत्व विद्युत का सुचालक होता है। तो वो अधातु तत्व जो है वो ग्रेफाइट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेफाइट का डायग्राम, जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जो कि डीलोकेलाइज्ड होते हैं और ये इधर उधर लेयर में मूव कर सकते हैं, जिसके कारण वो जो है अदर ग्रेफाइट से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर जो है ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट है 3 सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये जो है क्रमशः पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है। नेक्स्ट है किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो हीलियम का परमाणु त्रिज्या जो है वो 16 पिकोमीटर होता है और ये जो है वो सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है। तो सीजियम जो है इसकी त्रिज्या 113 पिकोमीटर, जो कि सबसे बड़ा परमाणु है। अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। तो अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व जो है हीलियम है। उसी प्रकार है सभी तत्वों में अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का होता है। तो पूरे तत्व की बात कर रहे हैं तो सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है वो फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व जो है वो सीजियम है। नेक्स्ट है किस ब्लॉक के कुछ तत्व अफबाउ नियम का पालन नहीं करते। तो कौन से ब्लॉक के हैं। तो ये जो है वो डी ब्लॉक के कुछ तत्व, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, ये जो है वो अफबाउ नियम का पालन नहीं करते। ये स्थायित्व के लिए अर्धपूरित कक्षक या पूर्णपूरित कक्षक का निर्माण करते हैं और अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते। नेक्स्ट है सबसे कम व सबसे अधिक गलनांक वाली धातुएं कौन सी है। तो सबसे कम गलनांक जो है पारा 38 डिग्री सेल्सियस व सबसे अधिक गलनांक जो है टंगस्टन, जिसका होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक व सबसे कम गलनांक वाले अधातु कौन है। तो सर्वाधिक व सबसे कम गलनांक वाले अधातु जो है, सर्वाधिक गलनांक की बात कर रहे हैं तो कार्बन है 3770 डिग्री सेल्सियस व सबसे कम गलनांक जो है वो हीलियम 270 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है किसी आवर्त में सबसे कम गलनांक व क्वथनांक किस वर्ग के तत्वों का होता है। तो सबसे कम गलनांक व क्वथनांक जो है वो शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों का होता है। नेक्स्ट कौन सी धातुएं कमरे के ताप पर द्रव है। तो पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है। इसके अलावा गैलियम व सीजियम जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भी द्रव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ जो है
फ्लोरीन है। नेक्स्ट, सबसे कम घनत्व वाला अर्थात सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व या सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। लेकिन अगर धातुओं में बोल रहे हैं तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है लिथियम है। नेक्स्ट है, द्रव तत्वों में सबसे भारी सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो द्रव तत्वों में सबसे भारी व सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व जो है वो है पारा। नेक्स्ट, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 है। इसमें 14 लैंथेनाइड जिसको दुर्बल मृदा तत्व बोल रहे हैं और 14 एक्टिनॉइड्स आते हैं जिसको ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो वो ब्लॉक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपका धातु भी आता है, अधातु भी आता है और उपधातु भी आते हैं। नेक्स्ट है, तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो तत्वों का जो एक्टिनॉइड्स है जो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं ये रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ब्लॉक का अधातु तत्व कौन सा है? तो एस ब्लॉक का अधातु तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। एस ब्लॉक में बाकी जो है सारे धातु तत्व आते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, तो हाइड्रोजन जो है वो अधातु तत्व है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण है कि हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से समानता रखता है, तो इसी के कारण ये जो है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, बेरियम व स्ट्रोंसियम को ज्वाला में गर्म करने पर यह कौन सा रंग देते हैं? तो बेरियम व स्ट्रोंसियम को ज्वाला में गर्म करने पर बेरियम हरा रंग देता है और स्ट्रोंसियम जो है वो लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में या फिर शून्य वर्ग को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस कहा जाता है। एक परमाणविक तत्व जो कि क्या करते हैं तो सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं और ये जो है एक परमाणविक तत्व कहे जाते हैं। नेक्स्ट, सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा तत्व या धातु अधिक सक्रिय है? तो सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम जो है वो अधिक सक्रिय धातु है, जिसमें सोडियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसको क्षार धातु ही कहा जाता है, फर्स्ट एस ब्लॉक में पाया जाता है, और मैग्नीशियम क्षार मृदा धातु सेकेंड एस ब्लॉक में पाया जाता है। तो सोडियम जो है वो इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम अपना बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पर जो है वो 18वें ग्रुप के जैसे हो जाएगा जो कि स्थायी हो जाएगा और उसके कारण जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण अधिक सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट, सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है वो क्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो सीजियम है। और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक व सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के नाम बताइए। तो सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु वो है पोटेशियम और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है स्वर्ण, जिसको सोना या गोल्ड कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सीरीज़ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।